हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो लेक्चर है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हम बना रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो CSI है नेट लाइफ साइंस है उसका बेसिक से लेकर जितना भी अब तक का सिलेबस है वो हम सारा कवर करने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो एक CSI नेट JRF के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक CSI नेट JRF को क्रैक करने के लिए जो एग्ज़ाम होती है, जो NTA प्रिपेयर करवाता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उस CSI नेट JRF एग्ज़ाम को क्रैक करवाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। नॉर्मली हमें चाहिए एक साइंटिफिक ओरिएंटेशन। मतलब अब ये साइंटिफिक ओरिएंटेशन क्या होता है कि नॉर्मली अब तक हम कैसे पढ़ते आए हैं? अब तक हम पढ़ते आए हैं कि एक बुक थी, ठीक है, एक बुक उठाई, हमने पढ़ा लाइन टू लाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फॉर एग्जांपल कि हमने पढ़ा DNA पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है DNA के साथ में और रेप्लिकेशन हो जाता है। तो अब तक आप नॉर्मली पढ़ते आए हो कि DNA पॉलीमरेज DNA के साथ बाइंड करेगा और रेप्लिकेशन कर देगा। लेकिन एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा? जिसने वो लिखा है, जिसने वो बुक लिखी है, उसे कैसे पता चला कि DNA पॉलीमरेज DNA के साथ बाइंड करेगा और रेप्लिकेशन कर देगा? क्योंकि आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे DNA पॉलीमरेज को, या फिर आंखों से तो हम नहीं देख पाएंगे ना कि वो किसी के साथ बाइंड कर रहा है, फिर वो रिएक्शन होती हुई दिख रही है। मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं। तो एक्चुअल में कैसे पता चला कि हाँ सच में ही DNA पॉलीमरेज DNA के साथ बाइंड कर रहा है और रेप्लिकेशन कर रहा है? तो ऐसी चीजें आपको क्या करना है, जो नेट JRF का जो एग्जाम होता है हमारा, वो लाइफ साइंस के फील्ड में सबसे टॉप लेवल का एग्जाम है, सबसे बेस्ट एग्जाम होता है लाइफ साइंस का। नीट वगैरह की तरह नीट जो एग्जाम है वो हम अगर एक महीने या एक साल या फिर 2 साल आराम से अगर बुक पढ़ें और बुक को रट लें, एकदम बिल्कुल एक एक वर्ड याद कर ले, तो हम आराम से उसका नीट का पेपर आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन नेट JRF निकालने के लिए जो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइंटिफिक ओरिएंटेशन। अब इस साइंटिफिक ओरिएंटेशन क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट JRF के अंदर इतने सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। जो C सेक्शन होता है उसके अंदर तो 75 क्वेश्चंस आते हैं और केवल 25 करने होते हैं हमको। अब ये जो 25 क्वेश्चन जो हमको करने होते हैं, ये 25 क्वेश्चन भी हमसे नहीं हो पाते। ये भी लोग गलत करके आते हैं और कईयों के नंबर तो नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इतना टफ क्या है भाई? कैसा क्या है इस एग्जाम के अंदर कि इतने ऑप्शन देने के बाद भी हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं? कुछ तो होगा। तो वो है हमारी साइंटिफिक अप्रोच। हमें हमारी अप्रोच जो है वो साइंटिफिक रखनी है, ना कि एक रट्टू तोते की तरह कि कुछ भी उठाया और रट के डाल दिया और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका नेट का पेपर या फिर JRF का पेपर निकल जाएगा। तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो कैसे हम पता करें? तो साइंटिफिक अप्रोच लाने के लिए आपको केवल 2 क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं, ठीक है? अब ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चंस क्या हैं? ये 2 क्वेश्चंस है हाउ एंड व्हाई। ये 2 क्वेश्चंस। मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मैं कहीं कुछ रोक टोक नहीं लगाऊंगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि कोई इंसान सब कुछ भी नहीं जानता। हमें बस उतना पता है जितना हम पढ़ा रहे हैं। आपको कहीं से भी जहां से नॉलेज मिल रही है आप आराम से गेन कीजिए, आप आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां से पढ़ने के साथ में अगर आप एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन या फिर एक आपने एक लाइन पढ़ी कि मेल्टिंग करने के लिए हेलिकेज को DNA के साथ बाइंड होना जरूरी है, कि मेल्टिंग जो होती है DNA रेप्लिकेशन के अंदर प्रोसेस, उसके अंदर एक लाइन आई है, लाइन लिखी है DNA रेप्लिकेशन के अंदर, बहुत सी बुकों में लिखी है, फिर बहुत सी बुक्स के अंदर लिखी हुई है कि DNA को मेल्ट करने के लिए हेलिकेज चाहिए। तो आपके दिमाग में पढ़ते ही क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे, क्यों चाहिए DNA को हेलिकेज, या फिर जिसने लिखा है या फिर जो मैं पढ़ा रहा हूं इन सबको कैसे पता कि DNA को मेल्ट करने के लिए हेलिकेज चाहिए। आपको मैं कुछ भी पढ़ाऊं, आपको सिर्फ ये रिप्लाई करना है कि सर ऐसा कैसे हुआ, सर हाउ इज दिस पॉसिबल, या फिर व्हाई, कि क्यों ही DNA हेलिकेज ही क्यों चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए, या क्या और तरीके से मेल्ट नहीं हो सकता? ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये हमें लानी पड़ेगी, तब जाकर हम नेट JRF का जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं इजीली, ठीक है? तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है
और आज हम आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। और आज हम आपको कुछ जो आपके दिमाग में जवाब, जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरा नाम गौरव जैमिनी है और मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है नेट जेआरएफ की, लाइफ साइंस की, सीएसआईआर की, वो है टूल टेक, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो टूल टेक है, इस टूल टेक से आप मोल बायो, सेल बायो, डेवलपमेंट और बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जब तक आप टूल टेक नहीं पढ़ लोगे तब तक आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं या फिर वो कौन से टूल्स हैं जिनसे हम एक मॉलिक्यूल को देख सकते हैं या फिर बाइंडिंग को देख सकते हैं, तब तक हम नहीं समझ सकते कि एक मॉलिक्यूल क्या है या फिर बाइंडिंग रियली में हो रही है, या फिर जो प्रोसेस है या फिर जो रिएक्शंस हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो रिएक्शंस है, ये जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमें पता ना हो कि हम कैसे समझना है, ठीक है। तो हम टूल टेक पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अगर हम लाइफ साइंस की बात करते हैं, अगर हम लाइफ साइंस के बारे में बात करते हैं तो मतलब लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान हिंदी में अगर बोले तो बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है? हाँ, बायोलॉजी स्टार्ट कहाँ से होती है? बायोलॉजी होती है स्टार्ट एटम से। कोई भी चीज़ हो, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि एटम क्या होता है। एटम वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर की, जिसको और ज़्यादा छोटे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, पढ़ा है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा एटम। तो एटम क्या हुआ, जब बहुत सारे एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड से क्या फॉर्म होगा? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, वहां मत करो, वो छोटा पड़ जाता है। नहीं यार, नहीं, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? एटम, ठीक है। एटम क्या है? एटम वह स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, जिसको और छोटे भाग में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम बना है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन के मिक्सचर से। अब अगर एटम के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, अगर एटम्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है तो वो बना लेता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स जब नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं क्या? मैटर, ठीक है। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ चुके हैं तो वो क्या बनाएंगे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। अब ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ चुके हैं वो बनाएंगे सेल, ठीक है। क्योंकि एक सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल है, आरएनए मॉलिक्यूल है, प्रोटीन भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाएंगे और बॉन्डिंग करेंगे तो आपस में एग्रीगेट होकर वो बनाएंगे सेल, ये बनाएंगे एक सेल, ठीक है। अब 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एग्रीगेट होकर और एक जगह पर इकट्ठा होकर ये बनाएंगे सेल्स। कैसे? एक सेल के अंदर क्या होता है? एक सेल के अंदर होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। ये क्या है?
सेल इनसे मिलकर बनी होती है, बाहर की साइड में फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन की लेयर लगा दो तो वो बन जाएगी पूरी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल इन्हीं से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाएं तो वो फॉर्म करेंगे एक सेल का। अब बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो सेम काम करने वाली सेल्स, मतलब सेम वर्क करने वाली अगर सेल्स आपस में एग्रीगेट हो जाती है, बहुत सारी सेल्स, तो सबसे पहले एटम्स थे, एटम्स एग्रीगेट हुए, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल जो है बहुत अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बन गए, डीएनए बन गए, आरएनए बन गए, प्रोटीन्स बन गए, लिपिड्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट्स बन गए। ये जब एक जगह आए तो इन्होंने एक सेल बना ली। अब जो ये सेल बनी है, ये सेल्स अलग अलग टाइप की होंगी, तो अलग अलग टाइप की जो सेल है तो सेम टाइप की सेल्स, मतलब सेम काम करने वाली सेल, फॉर एग्जांपल बीटा सेल्स जो होती है वो काम करती है किसका, इंसुलिन बनाने का। तो अगर बहुत सारी बीटा सेल्स आपस में इकट्ठी हो जाती है तो एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स दैट डू सेम वर्क इज कॉल्ड ए टिश्यू। तो बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट होकर क्या बनाएंगी, टिश्यू बना दिया। अब ये जो टिश्यूज हैं, सेम टिश्यू जो है आपस में इकट्ठे हो गए, बहुत सारे टिश्यू एग्रीगेट हो जाएंगे तो ये बनाएंगे टिश्यू सिस्टम, तो ये बनाएंगे ऑर्गन, सॉरी, तो ये बनाते हैं ऑर्गन। अब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में एक साथ जुड़ जाएं, जैसे कि हमारी आई हो गई, हमारे माउथ हो गया, मसल हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इस तरह के कई जुड़ जाए तो ये बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ये अलग अलग टाइप के सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम्स है। अब अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ जुड़ जाएंगे, सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स है वो अगर एक साथ जुड़ गए और उनके ऊपर हमने एपिथेलियम की लेयर चढ़ा दी तो एक इंसान बन गया। तो क्या बन गया, बॉडी। कोई भी डेड बॉडी नहीं समझेगा रे, बॉडी बन गई या फिर इंडिविजुअल बन गया, ठीक है। अब जो ये इंडिविजुअल बना है, ये जो बॉडी बनी है, बहुत सारी बॉडीज हैं, डेड बॉडी नहीं, नॉर्मल बॉडी, बहुत सारी जो इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीसीज के, अगर वो एक जगह पर रह रहे हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। पॉपुलेशन की आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो ये बनाएंगे क्या, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बन गई। पॉपुलेशन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई कि एक जगह पर केवल एक ही स्पीसीज के लोग रह रहे हैं, बाकी सारी स्पीसीज के लोगों को हमने परे कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक अगर पर्टिकुलर जगह है तो वो सबके लिए बराबर है। अगर ह्यूमंस वहां रह रहे हैं तो वहां प्लांट्स भी रहेंगे, अगर ह्यूमंस वहां रह रहे हैं तो वहां रेप्टिलियंस भी रहेंगे। तो इसलिए जब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अलग अलग स्पीशीज के लोग रहेंगे और अलग अलग स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स वो रहेंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर हम केवल बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, मतलब जो लोग जिंदा हैं, दैट मीन्स कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब के बारे में बात करते हैं। लेकिन केवल कम्युनिटी के अंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल लिविंग फॉर्म से लिविंग फॉर्म्स को इफेक्ट करे। कुछ नॉन लिविंग जो फॉर्म्स होती है, नॉन लिविंग जो फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं या फिर पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। तो जो वो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर वो अबायोटिक फैक्टर्स कम्युनिटी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो बना लेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब देखो सीएसआई का सिलेबस क्या है, इससे निकल के आता सीएसआई का सिलेबस पूरा कि कहां से सीएसआर एक छोटे से एटम से लेकर पूरे इको ईवो के ऊपर जाके खत्म करता है। कि एक छोटे से एटम को वो पढ़ता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। मॉलिक्यूल्स को वो पढ़ाता है मॉलिक्यूलर बायो के अंदर, सेल को सेल बायो के अंदर,
टिश्यू हिस्टोलॉजी, ऑर्गन जो है और ऑर्गन सिस्टम है वो बने पड़ेंगे हम एनिमल फिजियो के अंदर। और जो बॉडी है, जो इंडिविजुअल से लेकर, यहां से इंडिविजुअल से लेकर जितना भी हमारा इकोसिस्टम का है वो हमको पढ़ना है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो जो ये बेसिक मैं बताने जा रहा था आपको, जो मैंने अभी आपको ये बेसिक्स बताए हैं, इसको अगर हम बेसिक से लेकर उसके नेक्स्ट लेवल तक पढ़ लें तो हमारा CSIR का 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके अलावा जेनेटिक्स एक ऐसी यूनिट बचती है जो कि इनसे अलग है थोड़ा, तो जेनेटिक्स हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं कवर करेंगे, बट मेरा काम है आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन देना कि CSIR नेट लाइफ साइंस क्या है। गॉट इट? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टूल टेक से। तो ये आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि बहुत सी बुक्स के अंदर लिखा होगा कि रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन क्या है भाई? मैंने एक सर है मेरे को पढ़ाया गया है, ऑब्वियसली बात है, मैं भी आपकी तरह पढ़ के आया हूँ कि मुझे भी किसी सर ने बताया था कि एक हमको 12th में ऐसे पढ़ाया जाता था कि रेप्लिकेशन क्या है भाई। बुक के अंदर दे रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है और वो डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करता है और रेप्लिकेशन कर देता है। मेल्टिंग क्या है? हेलिकेज एक एंजाइम है जो डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करेगा और मेल्टिंग कर देगा। तो कहीं भी अगर आप ये पढ़ो ऐसी चीजें कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड करके रेप्लिकेशन कर देता है, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि आपको कैसे पता सर? आपने देखा है अपनी आंखों से? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो आंखों से देख ले। तो हम आपको वहां तक ले जाएंगे कि आप खुद ही ऐसे क्वेश्चन कर सको अपने आप से, और फिर जो टेक्निक्स और जो टूल्स हैं उनकी मदद से आप ये पता लगा सको कि ऐसा कैसे हुआ होगा। ठीक है? तो हमने जो अभी ओवरव्यू पढ़ा था उसके अंदर पहली चीज थी एटम। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अभी तो बताया था बच्चों, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एटम जो है वो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो एटम से लेकर आपका मैटर तक का सफर ले जाएं। चलो इस हसीन सफर पर हमारे साथ। तो एटम जो है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 2 एटम्स लिए, केवल 2 एटम। ठीक है, देखो इन 2 एटम से हम क्या बना देते हैं, एटम्स। अब इन एटम का क्या किया हमने? हाइड्रोजन, ये तो एटम्स थे। अब एटम्स के अंदर कोवैलेंट बॉन्डिंग हुई, मॉलिक्यूल बन गया, है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये आपस में नॉन कोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्डिंग करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये बनाएंगे मैटर। हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक बोतल के अंदर पानी भरा है, हमको जो पानी दिखाई दे रहा है वो मैटर है। तो मैटर, जब हम एटम्स हैं, इस एटम्स के अंदर जब कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी तो बनेगा मॉलिक्यूल। एटम फॉर्म्स मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल फॉर्म्स मैटर। तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आप सबके लिए कि डीएनए की स्टेट क्या होती है? डीएनए की जो नॉर्मल स्टेट होती है वो क्या है? अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि डीएनए की स्टेट सॉलिड, सेमी सॉलिड या फिर वाटर या फिर लिक्विड हो सकती है, या फिर कई जो महानुभाव हैं कई ये भी सोच रहे होंगे मुझे पता है कि गैस भी हो सकता है डीएनए, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो डीएनए को स्टेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्टेट जो होती है वो ऑलवेज मैटर की होती है। जो हम सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड जो हम पढ़ते हैं ये लिक्विड की होती है, ये मैटर की होती है स्टेट। अब ये जो मैटर की स्टेट्स हैं, कई लोग क्या होते हैं कि डीएनए की स्टेट है, भाई डीएनए सेमी सॉलिड है, ये है वो है। डीएनए कोई स्टेट ही नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए एक मॉलिक्यूल है ना कि मैटर। डीएनए की कोई स्टेट नहीं हो सकती क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल कभी स्टेट नहीं होगी, हमेशा मैटर की स्टेट होगी। गॉट इट? अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि एटम्स है, भाई एटम्स तो 1 से लेकर और 118 तक है भाई, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हमने भी पढ़ी है 11th में 10th में। उसके अंदर तो एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन से लेकर अनअनॉक्टियम तक हैं। हाँ, अनअनॉक्टियम यही नाम था उसका। तो हाइड्रोजन से लेकर अनअनॉक्टियम तक हैं एटम्स। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये है कि हम लाइफ साइंस पढ़ रहे हैं बेटा। लाइफ साइंस के अंदर हमको केवल उन्हीं एटम से काम है जो कि एक लिविंग सेल का फॉर्मेशन कर दे, जो कि एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर काम आते हैं। हमें केवल उन्हीं एटम से काम है। तो जो वो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो मेन जो एटम्स हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। बस ये 6 एटम्स। इससे ज़्यादा मैं एक भी नहीं लूँगा, एक भी नहीं लिखूँगा इससे ज़्यादा मैं, आई स्वेयर एक भी नहीं लिखूँगा। ये जो एटम्स हैं, ये जो 6 एटम्स हैं, ये 6 एटम्स पूरे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करने का दम रखते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स लिविंग सेल को चाहिए होते हैं, या फिर जो मॉलिक्यूल्स लिविंग सेल का फॉर्मेशन कर देंगे, वो सारे मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए 6 एटम्स काफ़ी हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं वो कहलाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दैट प्रेजेंट इन लिविंग सेल इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अभी जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इन बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन ये 6 एटम्स कर देते हैं। बाकी किसी एटम के पास हमको जाके जरूरत नहीं है। इन 6 एटम्स को बस दिमाग में बिठा लो, फिक्स कर लो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, बस ये 6 जो एटम्स हैं वो सारे बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। कैसे? अभी करते हैं हम फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल, एक सेल है, उस सेल के अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होंगे? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। इन्हीं मॉलिक्यूल्स तो मिलकर बना होती है एक सेल। और जब यही मॉलिक्यूल सेल को फॉर्मेशन करने के लिए जरूरी है, तो डीएनए। अब डीएनए कौन कौन से एटम से मिलकर बना है देखें, चलो देखते हैं। तो डीएनए जो है, डीएनए के अंदर क्या है? सबसे पहले शुगर। शुगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हो गए, शुगर बना ली। नाइट्रोजन बेस, याद करो, नाइट्रोजन बेस जो है उसके अंदर नाइट्रोजन हो गया। और अरे डीएनए के पास 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट भी तो होता है, भूल गए आप लोग? तो 5 प्राइम एंड पर जब फॉस्फेट होता है तो फॉस्फोरस। 5 एटम से हमारा डीएनए बन गया, है ना। अब हम आरएनए के ऊपर आते हैं। आरएनए भी तो सेम है डीएनए की तरह। अब हम बार बार थोड़ा बोलेंगे ना यार कि देखो शुगर है, आरएनए के अंदर भी शुगर पाया जाता है, डीएनए के अंदर भी शुगर पाया जाता है। आरएनए के अंदर भी नाइट्रोजन बेस है, डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजन बेस है। आरएनए के अंदर भी फॉस्फेट बैकबोन है, डीएनए के अंदर भी फॉस्फेट बैकबोन है। अरे सेम है सब कुछ, बस इसके अंदर 2 प्राइम के ऊपर डाइहाइड्रोक्सी पाया जाता है और इसके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है।
ठीक है, एक के अंदर केवल H है, एक के अंदर OH है, बाकी सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो RNA भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ अपना RNA बन जाएगा। अब प्रोटीन के अंदर क्या होता है? प्रोटीन्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड जो है वो एक नाइट्रोजन से NH2 C R H C डबल बॉन्ड O OH, ये एक बेसिक फॉर्मूला है प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, क्या क्या मिल रहा है? देखो, नाइट्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। लिख दो यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 4 एटम से हमने प्रोटीन बना लिया भाई। लिपिड के अंदर क्या होता है? लिपिड के अंदर एक बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है, CH3, CH2, 15, 16, 17, 18 कितनी भी हो सकती है। तो एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, तो ये हो गए C और H। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर अपन ने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, बचपन से रटते हुए आ रहे हैं, C6H12O6, याद आ गया। तो उसके अंदर क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। डन। तो हमने इन 6 एटम्स से पूरे मॉलिक्यूल्स बना लिए जो कि एक लिविंग सेल को चाहिए जिंदा रहने के लिए, बना लिए। तो इसीलिए इनको बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने एटम्स पढ़ लिए, हमने मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर जो मैं अपने लेक्चर के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जो बुक्स की जो लाइंस हमने पढ़ी हुई हैं वो हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि सही है या गलत है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहा हूं या फिर एक स्टेटमेंट आपको दिए जा रहा हूं अपने लेक्चर के स्टार्टिंग से कि DNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद DNA। गॉट इट? मतलब DNA पॉलीमरेज जो हमारा प्रोटीन है या फिर जो एंजाइम है वो बाइंड करता है DNA के साथ, तब होता है रेप्लिकेशन। ये लाइन आपने पढ़ी होगी। RNA पॉलीमरेज जब DNA के साथ बाइंड होता है तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब हेलिकेज अगर DNA के साथ बाइंड होगा तो ये करेगा DNA के अंदर मेल्टिंग, है ना। तो इन तीनों प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, तीनों जो रिएक्शंस हैं हमारी, इन रिएक्शन के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है बाइंडिंग। कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, जब तक एक एंजाइम उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगा तब तक कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। एक एंजाइम को रिएक्शन करने के लिए या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होना जरूरी है। तो DNA पॉलीमरेज यहां पर एक एंजाइम है जो कि अपने सबस्ट्रेट DNA के साथ बाइंड कर रहा है और रेप्लिकेशन कर रहा है। RNA पॉलीमरेज यहां पर एक एंजाइम है जो कि अपने सबस्ट्रेट DNA के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। और हेलिकेज एक एंजाइम है जिसको अगर DNA को मेल्ट करना है तो बाइंड तो करना ही पड़ेगा अपने सबस्ट्रेट के साथ। अब जब मैंने आपको बोला था कि मैं अगर कुछ भी लाइन बोलूं आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर कैसे, सर आपको कैसे पता कैसा हो रहा है, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ देते हैं ना, आपको प्रूफ देते हैं हम आपको। तो DNA पॉलीमरेज जब DNA के साथ बाइंड करा तो रेप्लिकेशन हो रहा है। अब इसे क्या प्रूफ है कि बाइंडिंग हो रही है? क्या प्रूफ हो सकता है इसका कि बाइंडिंग हो रही है? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। हाँ इतना ठीक है।
तो एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए कहां जाओगे आप? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक इसका दीवार का मुआयना करना है, दीवार का आपको पता करना है कि दीवार किससे बनी है, कि दीवार के अंदर कुछ कमी तो नहीं है, तो आप किसको उठाओगे? जिसकी बिल्डिंग ब्लॉक होगी, ईंट को, है ना, कि ईंट को तोड़ के देखोगे किससे बनी हुई है, कि ईंट के अंदर कौन कौन से ऐसे मटेरियल जो इस्तेमाल किया गया है ईंट बनाने के लिए, और फिर ईंट से जब दीवार बनी है तो कैसे बनी है। तो एक सेल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल एक लिविंग फॉर्म है या एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है सेल। अब ये जो सेल होती है हम किसको उठाएंगे? हम किससे बने? सेल से। सेल जब बहुत सारी सेल आपस में एग्रीगेट हुई, जब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जब आपस में एग्रीगेट हुई, आपस में जुड़ी, बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी, तो जब बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ी तो फॉर्मेशन हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हम उठाते हैं सेल को, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमको क्या करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो सेल उठाएंगे, हमने ली सेल, ये हमारी सेल, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमने क्या किया? इस सेल को होमोजिनेट, अभी होमोजिनेट क्या होता है? होमोजिनेट क्या होता है? ठीक है, तो हमने क्या किया? सेल को होमोजिनेट। अब ये होमोजिनेट क्या होता है? होमोजिनेट क्या किया? हमने क्या किया? सेल को लिया और सेल को कूट दिया। सेल के अंदर का जितना भी मसाला था सब हमने बाहर निकाल दिया। मतलब सेल को जब हम आराम से पीस कर और उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है जब हम बाहर निकाल कर एक ट्यूब के अंदर भर लेंगे तो इसे बोलेंगे होमोजिनेशन। गॉट इट? होमोजिनेट कर लिया सेल। अब ये जो मटेरियल है इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर डीएनए होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेल के अंदर पाया जाता है। आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, और उसके अलावा लिपिड भी होगा, क्योंकि जो बाइलेयर है वो लिपिड से बनी होती है। सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होगी। जब हम कूटेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पिसेगी साथ में, तो लिपिड भी होगा इसके अंदर, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस ट्यूब के अंदर अब है। अब हमने क्या किया? इस ट्यूब के अंदर से डीएनए को एक ट्यूब में आइसोलेट कर लिया और प्रोटीन को भी एक ट्यूब के अंदर आइसोलेट कर लिया। ठीक है, इन दो, इसके अंदर हमारा डीएनए है और इसके अंदर हमारा प्रोटीन है। गॉट इट? अब हम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अब जब जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो एक टेक्निक यूज ली जाती है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम अगर किसी भी टर्म जो हमने दी हुई है किसी भी साइंटिस्ट ने, उसको अगर हम टर्म को तोड़ के देखेंगे ना तो आधा काम तो हमारा वैसे हो जाएगा। ठीक है, आधा काम हमारा वैसे हो जाएगा। तो जो जेल है हमारी, जेल का मतलब होता है सेमी सॉलिड मीडियम। सेमी सॉलिड का मतलब जैसे कि लिविंग फॉर्म का कोई एग्जांपल दो तो कोलगेट देखी होगी आपने। कोलगेट एक जेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोलगेट जेल। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? दैट मीन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? चार्ज पार्टिकल्स जो है हमारे पास में वो है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ये तीनों जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिपिड होता है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता।
मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तो ऐसे हैं, इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब चार्ज होंगे ये। लेकिन जो लिपिड होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सो और फोरेसिस का मतलब है मूवमेंट। तो टर्म को तोड़कर हमें क्या मिला? दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द जेल मीडियम। मतलब कितनी अच्छी बात है कि हम चार्ज पार्टिकल्स को मूव करवा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि चार्ज पार्टिकल्स तभी मूव करते हैं जब इलेक्ट्रिक चार्ज लगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें हम, तो करवाएंगे, करवाते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इस डीएनए और प्रोटीन वाली ट्यूब को अपनी नजर में रखना। ये जो डीएनए और प्रोटीन वाली ट्यूब हमने ली है एक्सपेरिमेंट से, ये बहुत काम की चीज है। अपने हाथ में रखना सब अपनी अपनी डीएनए और प्रोटीन की ट्यूब, ठीक है? गॉट इट। अब हमने क्या किया, एक जेल को फैला लिया कुछ इस तरह से। ये हमारी जेल है, ठीक है, और ये है वेल। दैट मीन्स कि इसके अंदर हम हमारा जो सैंपल है, जो ट्यूब्स के अंदर हमने प्रोटीन या डीएनए लिया है, उसका सैंपल हम लोड करेंगे वेल के अंदर। तो जो ट्यूब्स थी हमारे पास में, उसके अंदर डीएनए था। सबसे पहले हमने डीएनए वाली ट्यूब को इसके अंदर लोड किया। तो जो ट्यूब थी हमारी डीएनए वाली, इस ट्यूब को हमने डाल दिया इस वेल के अंदर। इस सैंपल को, जो हमारे पास में डीएनए का सैंपल था, उसको हमने वेल के अंदर डाल दिया और यहां हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डीएनए होता है हमारा, जो डीएनए है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन पूछो भाई कि आपको कैसे पता सर कि नेगेटिव चार्ज है? तो डीएनए नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि डीएनए के ऊपर फॉस्फेट की बैकबोन पाई जाती है। मतलब और उस फॉस्फेट की बैकबोन पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? तो इनके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरीके से जो फॉस्फेट की बैकबोन है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो बैकबोन पूरे शरीर के अंदर होती है, ठीक है? अब अगर किसी डीएनए की बैकबोन पर पूरा नेगेटिवली चार्ज है तो डीएनए क्या हो गया? एक यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जब हमने ये सैंपल यहां डालेंगे, अब यहां से डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट होंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तब जो डीएनए है वो मूव करना स्टार्ट होगा जेल के अंदर। अब ये बैंड है, ये बैंड पहले यहां आया डीएनए का, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे चल रहा है और फिर और नीचे चल रहा है और यहां आके रुक गया। यहां क्यों रुक गया? क्योंकि हमने जाइटोफोरेसिस बंद कर दी। और ये जो बैंड है ये हमको मिला 100 किलो डाल्टन का। तो जाइटोफोरेसिस से हमने क्या पता कर लिया? एक डीएनए या एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। तो कैसे? अब हम क्या देखते हैं, एक ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास में एक डीएनए है, दो डीएनए हैं। एक का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन का और एक का मॉलिक्यूलर वेट है 50 किलो डाल्टन का। कौन सा वाला भारी है? 100 वाला भारी है, क्योंकि काउंटिंग में दिख रहा है ना, 100 किलो डाल्टन का जो मॉलिक्यूलर वेट का जो डीएनए है वो भारी होगा और जो 50 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए है वो लाइट होगा। तो हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला जो डीएनए है, जो भारी डीएनए है, जब इसको हम जेल के अंदर, अब इन दोनों को जब हम जेल के अंदर डालेंगे, इसको यहां वेल के अंदर डाला, वेल के अंदर डाल दिया। अब एक बैंड हमें मिल रहा है 100 किलो डाल्टन का और एक बैंड मिल रहा है 50 किलो डाल्टन का। तो जो लाइट वेट मॉलिक्यूल है वो फास्ट मूव कर रहा है। जब हमने जेल को वहां से ऑफ किया ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो
एक लाइट वेट मॉलिक्यूल है वो फास्ट मूव कर रहा है जेल के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक लाइट वेट मॉलिक्यूल फास्ट मूव कर रहा है और एक हैवी वेट मॉलिक्यूल स्लो मूव कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि एक मोटी लड़की है और एक पतली लड़की है, दोनों कहा जाए कि रेस करो, भागो, तो मोटी लड़की ज़्यादा तेज भाग पाएगी, पतली लड़की ज़्यादा तेज भाग पाएगी? पतली लड़की, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट कम है वो मॉलिक्यूल फास्ट मूव करेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा। और जो ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा तो जब हम जेल को बंद करेंगे तो वो मिलेगा हमको वेल के पास में, सो नियर टू वेल मिलेगा। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम था, हल्का हल्का था, वो भाग के जल्दी भाग के वो पहुंच गया नीचे की साइड, बॉटम ऑफ द जेल। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और इस वाले का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन ये भी है, यहां पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, एक डीएनए है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, एक डीएनए इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसकी सरफेस ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, बड़ा वाला डीएनए, एक डीएनए है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, छोटा वाला डीएनए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव की तरफ, जबकि जो जिसका ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है वो कम अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव की तरफ। तो फास्ट मूवमेंट तो बड़ा वाला करना चाहिए, छोटा वाला मूवमेंट क्यों कर रहा है फास्ट? छोटा वाला मॉलिक्यूल फास्ट मूवमेंट क्यों कर रहा है जब बड़े वाले के ऊपर चार्ज ज्यादा है? तो इसका आंसर है कि यहां जेल के अंदर जो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसकी पावर बहुत कम होती है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा भारी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ इजीली नहीं खींच पाएगा। मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना कम होगा या जो जितना ज्यादा लाइट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको इजीली अपनी तरफ जल्दी खींच पाएगा। तो छोटा मॉलिक्यूल है ये, इसको इजीली हम धक्का देके या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक अपनी तरफ पुल करके ले लेगा, जबकि बड़ा वाला मॉलिक्यूल उसको लेने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जान निकल जाएगी, रियल वाली जान निकल जाएगी उसकी। गॉट इट? तो इसलिए जो छोटा वाला मॉलिक्यूल होगा वो तेजी मूव करके नीचे की तरफ आ जाएगा और बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा और ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या किया? सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड on their molecular weight। तो ये हमारी जेनेरेटर फोर्सेस थी। तो इस टेक्निक से मैं आपके सारे आंसर्स का जवाब दे दूंगा, सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूंगा, सॉरी आंसर्स नहीं, माय बैड, सारे क्वेश्चंस का मैं आपका जवाब दे दूंगा इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था? हमने ट्यूब में एक में डीएनए सेपरेट किया था। फॉर एग्जांपल इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है जेनेरेटोफोरेसिस की मदद से, क्योंकि इसका बैंड 100 पे आया तो उसका 100 किलो डाल्टन का मॉलिक्यूलर वेट है। और हमने एक प्रोटीन भी सेपरेट किया था डीएनए के अंदर से, एक पर्टिकुलर, अब प्रोटीन बहुत सारे होंगे, एक जो ट्यूब है हमने जिसमें से प्रोटीन सेपरेट किया था उस ट्यूब के अंदर प्रोटीन बहुत सारे होंगे। तो जो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं उनको में से एक पर्टिकुलर हमने प्रोटीन सेलेक्ट कर लिया। इस प्रोटीन का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। एक प्रोटीन है हमारा, इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने ऑलरेडी जेनेरेटोफोरेसिस से पता कर चुके हैं, जिसका है 40 किलो डाल्टन। ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूं प्रोटीन को, डीएनए को, कि भाई आपस में बाइंड कर जाओ। मैं इनको बोल रहा हूं कि प्रोटीन बाइंड कर जाए डीएनए के साथ में। मेरे को बच्चों को दिखाना है, मेरे को स्टूडेंट्स को ये दिखाना है कि हाँ तुम जरूर बाइंड कर सकते हो, क्योंकि
नॉर्मली अगर हमको देखना हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखें ना, तो प्रोटीन हमें एक डॉट की तरह दिखाई देता है। तो हम किसी भी माइक्रोस्कोप से विजुअल तो कर ही नहीं सकते कि डीएनए के साथ में प्रोटीन जाके बाइंड कर रहा है, पता नहीं लग सकता किसी माइक्रोस्कोप से। तो मैंने बोला डीएनए प्रोटीन को कि प्रोटीन जा और डीएनए से बाइंड कर जा भाई बाइंड कर जा, लेकिन नहीं, ये नहीं मान रहा है। तो प्रोटीन की तरफ से अंदर से एक अंतरात्मा से आवाज आई मेरे को। प्रोटीन बोला कि सर कैसे बाइंड कर जाऊं, पास तो भेजो, पास भेजना जरूरी है। जब तक आप मुझे पास नहीं भेजोगे डीएनए के, मैं बाइंड ही नहीं कर सकता। मुझे बाइंड करने के लिए उसके पास देना जरूरी है। जब तक आप किसी के पास नहीं जाओगे तब तक आप बाइंड नहीं कर पाओगे उसके साथ में। गॉट इट? तो पास भेजने का मतलब था प्रोटीन को हमने डीएनए वाली ट्यूब में एंटर कर दिया। अब जब इन दोनों को एक ही ट्यूब के अंदर डाल दिया है और एक ही ट्यूब के अंदर हमारा डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है 40 किलो डाल्टन का। ठीक है, अब हमने किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वापस से। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने डाल दिया वेल के अंदर। डाल दिया, यहां पर हमने हमारा सैंपल लोड कर दिया। ठीक है, प्रोटीन को रेड कलर से दिखा देते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमें बैंड आ रहा है कहां। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये हो गई, पहली सिचुएशन ये हो गई कि हमें बैंड आ रहा है, एक तो बैंड आ रहा है 100 पर किलो डाल्टन पे और एक बैंड आ रहा है हमको 40 किलो डाल्टन के ऊपर। और एक सिचुएशन ये हो सकती है जब हमने दूसरी बार दूसरा डीएनए प्रोटीन लिया और दूसरी बार हमने जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो हमें बैंड आ रहा था 140 के ऊपर। कहां बाइंडिंग हो रही है? सेकंड सिचुएशन में, ये फर्स्ट सिचुएशन है, ये सेकंड सिचुएशन है। तो कहां बाइंडिंग हो रही है? जब हमने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया तब, या जब हमने सेकंड बार एक्सपेरिमेंट किया है तब? फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट तो बाइंडिंग का कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि डीएनए अपना इंडिविजुअली मॉलिक्यूलर वेट शो कर रहा है और प्रोटीन अपना इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट शो कर रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन तो हुई नहीं है, मिलाने का फायदा कुछ हुआ नहीं है, मिलाना बेकार गया इन दोनों को। लेकिन जब हमने दूसरे वाले ट्यूब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि बाइंडिंग हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि जब डीएनए है हमारा 100 किलो डाल्टन का, उसके ऊपर जब कोई प्रोटीन जाके बाइंड करेगा जो कि 40 किलो डाल्टन का है, तो 100 प्लस 40 टोटल मॉलिक्यूलर वेट आएगा 140 किलो डाल्टन का आएगा ना। और हमको बैंड कहां आ रहा है? 140 के ऊपर। इसका मतलब है कि डीएनए और प्रोटीन जो है आपस में बाइंड कर गए हैं, उन दोनों का संगम हो गया है, डीएनए और प्रोटीन आपस में बाइंड कर गए हैं। तो अब हमको क्या करना था? हमें यह पता करना था, तो हमें यह पता करना था कि एक ट्यूब में हमने जो डीएनए लिया है और दूसरी ट्यूब में जो हमने डीएनए पॉलीमरेज लिया है वो बाइंड करते हैं या नहीं करते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्चुअल में डीएनए से बाइंड भी कर रहे हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं सारे मिलके। तो इस प्रोटीन को इसके अंदर डाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, वेल के अंदर हमने सैंपल को ऐड किया। ऐड करते ही हम देखते हैं इसका जो मॉलिक्यूलर वेट फॉर एग्जांपल 50 किलो डाल्टन था, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 किलो डाल्टन था फॉर एग्जांपल। तो हमने देखा हमको मिल रहा है 90 किलो डाल्टन के ऊपर एक बैंड। इसका मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड करता है। हमने पता लगा लिया है कि डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअल में डीएनए के साथ बाइंड करता है, तो बाइंडिंग तो हो रही है। और जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है तो कोई ना कोई रिएक्शन तो देगा ही। तो हमने हमारा जो पहला स्टेटमेंट था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी एंजाइम किसी डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है,
तो जेलेटोफोरेसिस की मदद से हम बैंड देख लेंगे। इस वाले टेक्निक को बोलते हैं बैंड शिफ्ट ऐसे। क्योंकि बैंड शिफ्ट ऐसे का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम नॉर्मली इस डीएनए का जेलेटोफोरेसिस करेंगे तो हमें मिलेगा 50 के ऊपर यहां, और इस प्रोटीन का जब हम जेलेटोफोरेसिस करेंगे तो हमें मिलेगा 40 के ऊपर और नीचे। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर और मिक्स करके जब सैंपल का हम जेलेटोफोरेसिस करते हैं तो ये जो बैंड है ये बैंड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे कि ये हो गया है, ये बैंड शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ, नियर टू वेल। ठीक है, मतलब ये जो प्रोटीन है और ये जो बाइंडिंग वाला प्रोटीन है जो डीएनए प्रोटीन से बाइंड हुआ है, अब जो बैंड मिलेगा वो बैंड शिफ्ट हो जाएगा नियर टू वेल। ठीक है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है? कैसे पता करेंगे कि बाइंडिंग सच में हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, सबसे पहले डीएनए सेपरेट करेंगे, प्रोटीन सेपरेट करेंगे, दोनों का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस जो कि आप बताओगे कि बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। गॉट इट? तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है, मैंने एक डीएनए आइसोलेट किया है 70 किलो डाल्टन का, और एक प्रोटीन आइसोलेट किया है 30 किलो डाल्टन का। इसका अलग से मैंने किया था तो मेरे को आ रहा था 70 के ऊपर, 70 के ऊपर, और इसका अलग से जेलेटोफोरेसिस करने पर मुझे आ रहा है 30 के ऊपर। लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया और अब एक जेलेटोफोरेसिस कर रहा हूं तो मुझे आ रहा है ये 100 के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है? बताओ। बाइंडिंग हुई है। कैसे पता चला? बिकॉज सिंगल बैंड आ रहा है। पहली बात तो सिंगल बैंड आ रहा है, क्योंकि अगर बाइंडिंग नहीं हुई होती तो डीएनए अपना अलग से बैंड शो करता है अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, और प्रोटीन अपना अलग से बैंड शो करता है अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट जो आपस में जुड़ गया है और सिंगल बैंड शो कर रहा है, इसका मतलब बाइंडिंग हुई है। दूसरी बात, बैंड जो है हमें मिलेगा नियर टू वेल। गॉट इट? नियर टू वेल हमें बैंड मिलेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों एक्सपेरिमेंट, जब ये दोनों हमारी शर्तें पूरी हो जाती है तब हम बता सकते हैं कि हाँ बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है। अगर शर्तें पूरी हो गई तो बाइंडिंग हुई है कि सिंगल बैंड भी आ रहा है और वेल के पास भी मिल रहा है, तो बाइंडिंग हुई है। लेकिन अगर सिंगल बैंड नहीं आ रहा है और वेल के पास नहीं मिल रहा है, एक्चुअल जगह पे ही बैंड मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि बाइंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। एक ट्यूब है, उसके अंदर डीएनए है। इस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट है 100 किलो डाल्टन का, और एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है, उसके अंदर है 40 किलो डाल्टन का। ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जेल के ऊपर जब डाला तो हम देखते हैं कि एक बैंड तो हमें मिल रहा है 140 के ऊपर और एक बैंड मिल रहा है हमें 40 के ऊपर। ऐसा कैसे हो सकता है कि 140 के ऊपर एक बैंड मिल रहा है? इसका मतलब है कि डीएनए और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ऐड हुआ है। अब डीएनए और प्रोटीन का जब मॉलिक्यूलर वेट ऐड हुआ है तभी जाके 140 का बैंड मिल रहा है। और 40 का इसलिए मिल रहा है मतलब प्रोटीन अपना अलग से भी मॉलिक्यूलर वेट शो कर रहा है। मतलब प्रोटीन डीएनए से तो बाइंड हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा प्रोटीन है जो कि अनबाइंडेड है और वो अपना बैंड अलग से शो कर रहा है। इसका मतलब हम इसका क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इसका हम रिजल्ट ये निकाल सकते हैं, इसका हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, जबकि डीएनए की जो कंसंट्रेशन है वो कम है इन कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन। तो इससे क्या हुआ कि जब ये बाइंड किए तो
एक डीएनए के ऊपर एक प्रोटीन बाइंड कर गया, दूसरे डीएनए के ऊपर दूसरा बाइंड कर गया, तीसरे के ऊपर तीसरा बाइंड कर गया, चौथे के ऊपर चौथा बाइंड कर गया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो अनबाइंडेड रह गए हैं। अब ये जो बाइंडेड प्रोटीन्स हैं, जो बाइंडेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो अपना मॉलिक्यूलर वेट शो करेंगे 140 के ऊपर, लेकिन जो अनबाइंडेड प्रोटीन्स रह गए हैं वो अपना मॉलिक्यूलर वेट शो करेंगे 40 किलो डाल्टन के ऊपर। तो इस तरीके से दो बैंड आ रहे हैं तो भी बाइंडिंग हुई है, अगर बैंड शिफ्ट हो रहा है वेल की तरफ तो। गॉट इट। तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट, हम लास्ट एक्सपेरिमेंट हम देख लेते हैं। एक डीएनए आइसोलेट किया, एक ट्यूब में प्रोटीन आइसोलेट किया। इस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट 100 है और इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट भी 100 किलो डाल्टन का है। इन दोनों को एक ट्यूब के अंदर मिक्स किया और जब हम इसको जेल के ऊपर डालते हैं, वेल के ऊपर जब हम डालेंगे तो हम देखते हैं हमें बैंड आया 100 के ऊपर। अब बताइए बाइंडिंग हुई है या नहीं हुई है? बाइंडिंग नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो बैंड वो एक जगह ही शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम है तो भी वो अलग अलग जगह बैंड शो कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है तो वो एक ही जगह बैंड शो करेंगे। लेकिन इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 है, तो अगर बाइंडिंग हुई होती, इस तरीके की अगर सिचुएशन बनती, तो मॉलिक्यूलर वेट आना चाहिए था 200। ठीक है, इसके अंदर हुई है नो बाइंडिंग, क्योंकि जो बैंड है वो वेल की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है। जबकि अगर सेम सिचुएशन यहां आती दूसरे वाले के अंदर और बैंड यहां मिलता बिल्कुल वेल के पास में 200 किलो डाल्टन का, तो इसके अंदर बाइंडिंग हुई है, क्योंकि जो बैंड हमें मिला है वो शिफ्ट हो चुका है, शिफ्टेड टू वेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया कि एक्चुअल में ही डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड करता है, या फिर एक्चुअल में ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड करता है, या फिर एक्चुअल में ही हेलिकेज भी डीएनए के साथ बाइंड करता है। तो इस तरीके से हमने हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर देख लिया। ठीक है, यहां तक हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे और कल इससे भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।